Now we look at Talcott Parsons. So if Weber was social detective, Talcott Parsons, I would call him a grand engineer. Why will I call him a grand engineer? Because Talcott Parsons, he wanted to frame one master map, है ना, one grand theoretical framework that would explain every type of society, that could explain how societies work holistically, how different parts of societies come together and work holistically, and how any social system or any society maintains its balance, maintains its stability. और उसके लिए उन्होंने ग्रैंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जिसके थ्रू आप सोसाइटी की एनालिसिस कर सकते हैं. तो टालकट पार्सन सोसाइटी को कैसे देखते हैं? नाउ टालकट पार्सन इज वेरी फेमसली नोन एज चैंपियन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, है ना. स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल के एक तरीके से आप बोलो कि सबसे मेन प्रोपोनेंट एंड क्वाइट फेमस एज सोशियोलॉजिस्ट इन अमेरिकन सोशियोलॉजी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम was टालकट पार्सन्स. अभी तक जो तीन थिंकर्स हम देख रहे थे, चाहे कार्ल मार्क्स साहब थे, चाहे इमाइल डर्कहाइम और वेबर, ये यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे. टालकट पार्सन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट. इसके बाद आर.के. मर्टन जो है वो भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और जी.एच. मीड भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं. क्लियर? सो इफ डर्कहाइम वाज द डॉक्टर, इफ वेबर वाज डिटेक्टिव, मैंने क्या बोला, टालकट पार्सन इज अ ग्रैंड इंजीनियर because he wanted to create one single grand theoretical framework that could explain any kind of society, behavior in society, along with the explanations of how the society and its parts are working smoothly, coherently, and how a social system or society is maintaining its stability. तो अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल के चैंपियन मैंने तुमको बोला, आप लोगों को बताया. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या करती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोसाइटी को कैसे देखते, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को कैसे देखते हैं, मैंने बताया ना. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड होल की तरह देखते हैं. मतलब सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब सिस्टम्स या डिफरेंट parts, and each of these parts work together in a coherent manner, है ना, and they perform certain function whereby through which consequentially stability is maintained in society. Clear? So the idea of society for Talcott Parsons is going to be that society is a complex integrated whole constituted of multiple parts which he calls subsystems, and each of these subsystems harmoniously operate, they are interconnected and integrated, and they work together to perform certain functions through which stability in society is maintained. देखो फंक्शनलिस्ट स्कूल के बारे में पहले भी बताया था. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या बोलता है कि हम लोग स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं और फंक्शनल एनालिसिस एट द सेम टाइम करते हैं. स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है उसको समझने का भी फोकस करते हैं, राइट. तो हर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और वो स्ट्रक्चर कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, उसकी एनालिसिस करना भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन टालकट पार्सन, जैसा मैंने बोला, ग्रैंड इंजीनियर, तो एक ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके अंदर माइक्रो थ्योरी, वेबर के सोशल एक्शन को ये थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद अपना मैक्रो लेवल थ्योरी और सोशल सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट, सोशल सिस्टम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, सोशल एक्शन थ्योरी और सोशल सिस्टम थ्योरी को, और उनको एक ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिनसे उनको ये समझ में आता है कि सोसाइटी में अब हम बिहेवियर को भी पढ़ सकते हैं इसके थ्रू, सोसाइटी के पैटर्न और टाइप्स को भी पढ़ सकते हैं हम लोग, और सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, राइट. And that is why Parson viewed society as a giant complex system, which is an integrated whole constituted by multiple parts, which he calls subsystems, which functions harmoniously, which is integrated and interconnected with other subsystems and functions harmoniously in order for social order to be maintained, in order for social balance to be maintained, right. इसका मतलब समाज उनके लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि अलग अलग सब सिस्टम्स लाइक फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब से बना हुआ है. और इस समाज जो कि एक बिग सिस्टम है, लार्ज सिस्टम है, लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको अगर स्मूथली ऑपरेट करना है, स्मूथली फंक्शन करना है, सर्वाइव करना है, परसिस्ट करते रहना है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, उसके लिए जो सब सिस्टम्स है, स्मॉल पार्ट्स जो हैं समाज के, है ना,
they must perform their jobs perfectly, they must perform their jobs smoothly. समझ में आया? तो वही टालकट पैटर्सन क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी इज लाइक अ सोशल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम्स, मतलब सोसाइटी के पार्ट्स, सोसाइटी के पार्ट्स, ठीक है, विच स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे समाज में सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे समाज में सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। जैसे कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट टीम, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है इसलिए क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट इमेजिन अ प्रोफेशनल क्रिकेट टीम, कोई भी टीम, मुंबई इंडियंस को ले लो, हालांकि अभी मुंबई इंडियंस थोड़ा खराब परफॉर्म कर रही है बट फिर भी ना, वो जो पूरी मुंबई की टीम है दैट इज अ सिस्टम, ठीक है, और उसके प्लेयर्स होंगे, फिजियोज होंगे, है ना, कोच होंगे, मेंटरशिप टीम होगी, डेटा एनालिटिक्स की टीम होगी, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग सब सिस्टम्स हैं। सारे प्लेयर्स के या दूसरे लोग जो होंगे, कोच, मेंटर्स, डेटा एनालिटिक्स टीम के मेंबर, फिजियोज, उन सब के स्पेसिफिक रोल्स हैं। कोई प्लेयर होगा बैटिंग करेगा, कोई बॉलिंग करेगा, कोई कीपर है, उसी तरह फिजियो का अपना काम है कि सबका हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दे, है ना, कोच का अपना रोल होगा, डेटा एनालिटिक्स वाले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके क्रिकेटर्स को इनपुट्स देते हैं ताकि उनको मैच के दौरान डिसीजन मेकिंग करने में या बैटिंग बॉलिंग में हेल्प मिल सके। सो ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली वर्किंग, हालांकि सब अपना स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली फॉर द टीम टू परफॉर्म इन अ स्टेबल मैनर सो दैट टीम कैन विन। समझ में आ रहा है? सोसाइटी एग्जैक्टली ऐसी ही एंटिटी है, सोसाइटी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करती है टालकट पार्सन साहब के नजरिए से अगर हम लोग देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम इंडियन जॉइंट फैमिली को ले लो, है ना, द ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली। नाउ एवरीवन हैज अ रोल। एल्डर्स, व्हाट डू एल्डर्स डू? दे प्रोवाइड विजडम। पेरेंट्स, शेल्टर फॉर चिल्ड्रेन, है ना, कोई इनकम ला रहा है। जो एल्डरली मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको विजडम वैल्यूज वो दे रहे हैं, है ना, मदर केयर मान लो दे रही हैं, फादर भी केयर लव अफेक्शन दे रहे हैं, साथ में वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक सपोर्ट बना रहे, है ना। बच्चे नॉलेज को ग्रहण करते हैं ताकि फ्यूचर में वो अर्निंग पोटेंशियल डेवलप कर सके और एक बहुत ही फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन सकें उसके लिए। सो एवरीवन is doing their part, and when everyone does their part the family system stays stable. If people will not do their part properly then family system will break down. समझ में आ रहा है? तो सोसाइटी जो है सो एक्चुअली में स्ट्रक्चर रोल कॉम्प्लेक्स से बनता है ना। सोसाइटी क्या है? स्ट्रक्चर रोल कॉम्प्लेक्स से बनता है ना। समाज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं पोजीशंस, या समाज के जो सब सिस्टम्स होते हैं उसमें भी यही रूल अप्लाई होंगे, उसमें होते हैं सोशल पोजीशंस, ठीक है। समाज का स्ट्रक्चर का जैसा भी अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से पोजीशन डिफाइंड होंगे और उस पोजीशन से एसोसिएटेड एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिफाइंड होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिफाइंड होगा। यही जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसको बोलते हैं रोल। इसी एक्सपेक्टेड बिहेवियर को क्या बोलते हैं? रोल। और यही स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर रोल कॉम्प्लेक्स के थ्रू सोसाइटी ऑपरेट करती है। स्टेटस का मतलब वही सोशल पोजीशन। जैसे कि राइट नाउ इन दिस इंस्टीट्यूशन which could be considered as a social system, I am holding the social position of faculty of sociology, right? If my position is that of faculty of sociology, what is the expected behavior that you hold from me, that you expect, that has been defined by this institution that I am serving. My role is to teach sociology and simplify sociology for you, make your लाइफ इजी विद द डिसिप्लिन, ताकि आप वो कॉम्प्लेक्स किताबें में ना फंसे, आपके पास इनफ बहुत ही अच्छा पेडागोगिकल कंटेंट डेवलप हो जाए, आप राइटिंग सीखें, अच्छी आंसर राइटिंग सीखें और आपका पोटेंशियल टू स्कोर हाई इन द एग्जामिनेशन बढ़ जाए।
योर पोटेंशियल टू स्कोर हाई इन द एग्जामिनेशन बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ सोसाइटी is viewed by Talcott Parsons। ठीक है, एंड दिस इज हाउ सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब मैंने क्या बोला, हर सब सिस्टम, थोड़ी देर पहले कि हर सब सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा और वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो समाज में स्टेबिलिटी बनी रहती है, राइट? लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज फंक्शन जो कि सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन या अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से there are certain function which is extremely essential, which is functional imperative for a society's survival, for a society's smooth operation, functioning and persistence. These four functions according to Talcott Parsons is extremely important। अगर ये चार functions ढंग से perform नहीं हुए या इनमें इनके functional performances में कुछ problem हुई, इनके functions में कुछ दिक्कत हुई, तो सोसाइटी अपना ऑर्डर, अपना बैलेंस, अपनी स्टेबिलिटी लूज कर सकती है। व्हाट आर दोज फोर फंक्शंस? AGIL। टालकट पार्सन इसको क्या बोलते हैं? एजिल पैराडाइम। टालकट पार्सन क्या कहते हैं इसको? टालकट पार्सन एजिल पैराडाइम। A फॉर अडेप्टेशन, G फॉर गोल अटेनमेंट, I फॉर इंटीग्रेशन, L फॉर लेटेंसी। AGIL। जी हां, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी क्या बोला, याद रखिएगा, फंक्शनल इंपेरेटिव। फंक्शनल इंपेरेटिव का मतलब क्या हुआ? एसेंशियल फंक्शंस which are must, which are necessary for society to persist smoothly, for society to function and operate smoothly, for society to maintain its stability and balance। समझ में आ रहा है? जैसे कि अरे हम मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, ऑक्सीजन, घुट के मर जाएंगे, पानी है ना, फूड एसेंशियल है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ये एसेंशियल एलिमेंट्स हमको जीने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल फंक्शन है जो परफॉर्म होना जरूरी है। हार्ट का फंक्शन बहुत एसेंशियल फंक्शन है, हार्ट रुक गया मर गए, किडनी फेल हो गया मर गए, लिवर फेल हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, मर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, मान लो ये मेरी उंगली टूट गई, मुझे फंक्शन करने में फिर भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये मेरे जीने के लिए एकदम ही एसेंशियल फैक्टर नहीं था। उंगली का जो फंक्शन है वो हार्ट या लिवर या किडनी इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फंक्शनल इंपेरेटिव्स मतलब वो चार एसेंशियल फंक्शंस जो कि मस्ट है, जो कि प्रीरिक्विजिट है फॉर एनी सोसाइटी टू फंक्शन एंड परसिस्ट स्मूथली, एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने क्या बताया? चार प्रकार के फंक्शंस, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सोसाइटी में, है ना, कोई भी अगर एक्सटर्नल एग्जिजेंसी इज कॉज्ड, then getting resources from the environment becomes extremely important. If resource is not properly mobilized, how will you meet material needs? And material needs is essential for your survival। रोटी कपड़ा मकान या कुछ भी ऐसा material needs। अभी देखो एनर्जी क्राइसिस आ रही है ड्यू टू ईरान यूएस वॉर। अब ऐसी सिचुएशन में आवर इकोनॉमिक सिस्टम हैज टू अडेप्ट। अगर हम सेल्फ रिलायंस डेवलप कर लें तो वी वुड बी relatively better position in such a scenario to handle a scenario, but क्योंकि हमारा import reliance इतना ज़्यादा था, स्पेशली एनर्जी सेक्टर को लेके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन, ये तो एग्जांपल में इंडिया के केस में इंडियन इकोनॉमी को दे रहा था, सोसाइटी के लिए अडेप्टेशन फंक्शन इकोनॉमी परफॉर्म करती है। समझ में आ रहा है? सोसाइटी के लिए अडेप्टेशन परफॉर्मेंस इकोनॉमी परफॉर्म करती है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर फार्म सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री हो गई, है ना, अलग अलग सेक्टर्स हैं। ये सारे दे प्रोवाइड फ्यूल, है ना, मनी, फूड, ये सब क्या है? ये सब फ्यूल है जो कि जरूरी है सोसाइटी को रन करने के लिए। समझ में आया? सेकेंड फंक्शनल इंपेरेटिव इज गोल अटेनमेंट। मान लो हम लोग
सब कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि भैया सोशियोलॉजी ऐसे सीखना है कि हाई रैंक लाएं हम लोग। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमको एक डिसीजन मेकिंग लेना होगा, हमने कुछ गोल्स भी सेट करने होंगे और उस गोल को पाने के लिए सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। जैसे वी हैव सेट गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, तो उसके हिसाब से पावर एक्सरसाइज हो रहा है ना। तो डिसीजन मेकिंग का काम, पावर एक्सरसाइज करने का काम कौन सा सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म करेगी। ये एसेंशियल फंक्शन। गोल सेट होने जरूरी है ना हमारे जीवन में, सोसाइटी के लिए। हर सोसाइटी ने अपना कुछ गोल रखा है टालकट पार्सन के हिसाब से। टालकट पार्सन के हिसाब से पावर सोसाइटी में वेरिएबल नहीं होता है, सॉरी, पावर सोसाइटी में कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है ना। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर जो कोई सोशल पोजीशन को होल्ड कर रहा है और अगर पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है फॉर कलेक्टिव गुड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू टालकट पार्सन्स। तो मान लो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग कमांड पोस्ट पे बैठे हुए गवर्नमेंट के लोग, मान लो our honorable ministers, they are exercising power. So they are exercising power on behalf of we the Indian citizens, we the Indian people, for the collective good of all rather than individual good. Political system का ये बहुत important role है ना। So they may set targets and then they may take certain important essential decisions to achieve those targets, but that setting of goal or that exercising of power in the decision making has to be done keeping wisdom and benefits of all Indians in mind. And if that is not done, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन आ गया, अपना फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, समझ में आया? इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन आना बहुत डेंजरस हो जाता है किसी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये एसेंशियल फंक्शन है। अगर ये एसेंशियल फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? सोसाइटी में स्टेबिलिटी डिसरप्ट होगी, सोसाइटी ठीक से परसिस्ट नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्लियर? देन कम्स थर्ड, इंटीग्रेशन फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिटी, कोहेशन, सॉलिडारिटी, कीप एवरीवन यूनाइटेड, है ना। कोहेसिव एनवायरनमेंट बना रहे, हार्मनी सोसाइटी में बनी रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। कई दफा आदमी का बिहेवियर बड़ा ही डिसरप्टिव हो सकता है। हमको भूख लगी, उसके प्लेट में लड्डू देखे, मन क्या छीन के खा लिए, मेरे में ज्यादा ताकत है उसको मार दिए। ये सही बिहेवियर थोड़ी है। ऐसे में तो वायलेंस फैलने लगेगा, केओस आ जाएगा, राइट। देयरफॉर रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं जो कि हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। दीज आर मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल कंट्रोल। ये जो सोशल कंट्रोल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और मैकेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं? सोसाइटी में इंटीग्रेशन और हार्मनी बना के रखते हैं। और कोई भी डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, कहीं भी कोई भी डिसरप्टिव बिहेवियर दिखता है तो उस डिसरप्टिव बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। देयरफॉर कोई क्राइम कर रहा है तो लॉ एक्ट्स, पनिशमेंट, ठीक है, ताकि क्राइम ना हो। किसी की डिसरप्टिव बिहेवियर है तो उसकी डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक्ट है, उसको प्रिजन में डालने का एक्ट। तो इंटीग्रेशन कैसे मेंटेन होता है? या तो लॉ से, लेकिन लॉ तो चलो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो गया ना सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म का। कुछ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे रिलीजन, वो भी तो बोलता है क्या करो क्या नहीं करो, है ना। अब क्या लगता है, एक शहर में मान लीजिए एक लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स है, मतलब पुलिस के मेंबर्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, क्या उतने पुलिस पर्सनल्स के थ्रू ही पूरा समाज कंट्रोल हो जा रहा है, पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जा रहा है? नहीं, उनको 10-15% जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनको कंट्रोल करना है। मोस्ट ऑफ द लोग तो एथिक्स से, मोरालिटी से, रिलीजन से ऑलरेडी उनका बिहेवियर रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है ना। भगवान जी को क्या मुंह दिखाएंगे, नर्क नहीं जाना है हमको, नहीं नहीं लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, ऐसे नहीं एक्ट करना है ना। नहीं नहीं मारधार नहीं कर रहा है, पापा डांटेंगे। देखो कितने इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। जैसे रिलीजन भी हमारा बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ये भी सोसाइटी में इंटीग्रेशन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो लॉ और रिलीजन ये सारे इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि इंटीग्रेशन मेंटेनेंस का काम करते हैं। देन कम्स लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या हुआ? पैटर्न मेंटेनेंस इन सोसाइटी। पैटर्न मेंटेनेंस कैसे होगा? जब सारे लोग सिमिलर वैल्यू से सोशलाइज होंगे, है ना,
तो सोशल टेंशन ज्यादा नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे, टेंशन मैनेजमेंट हो जाएगा और सिमिलर पैटर्न फिर रिप्रोड्यूस होता रहेगा, क्योंकि आप सिमिलर वैल्यूज से सोशलाइज हो रहे हैं और वही इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी को वैल्यूज नीडेड है वो वैल्यूज दे रही हैं, तो उसका कंटिन्यूटी भी हो जाएगा। तो सोशलाइजेशन हमारा कहाँ से होता है, वैल्यू हमें कहाँ से इंस्टॉल होता है, कहाँ से हमको वैल्यूज मिलता है। तुम किससे सीखे थे कि भैया कैसे बात करो, नमस्ते करो अंकल जी को या आदाब बोलो, परिवार से ना, फैमिली। सो ऑल द फिड्यूशियरी इंस्टीट्यूशंस विच आर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना, स्कूल जहां मैनरिज्म सीखते हैं, वैल्यूज जहां पे हमें इंस्टिल होती है ना, स्कूल्स, फैमिली, दे टीच देयर किड्स संस्कार, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, संस्कार मतलब वैल्यूज, सो दैट दे ग्रो अप टू बी गुड सिटीजन्स, नॉट डिसरप्टिव सिटीजन्स। समझ में आ रहा है? दे अबाइड एंड कंफर्म टू द सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज, thereby reducing the conflict points within society, managing the social tensions and ensuring pattern maintenance in society. Ensuring pattern maintenance in society. है ना? अरे भैया एक ह्यूमन बॉडी है, यू ईट, भूख लगी, एनर्जी की जरूरत है, अडेप्टेशन, इकोनॉमी वो काम कर रही है सोसाइटी में। डिसीजन मेकिंग, सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना है नहीं लेना है, सोशियोलॉजी ऑप्शन को कैसा पढ़ना है, रट्टा मार तरीके से पढ़ना है या सोशियोलॉजी ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक से ढंग से सिंप्लीफाइड मैनर में समझ के पढ़ना है। दिमाग से लेते हो ना, ये ब्रेन कर रहा है ये काम, जैसे है ना, ब्रेन, माइंड, ब्रेन इज रॉन्ग टर्म, माय बैड ब्रेन तो अलग चीज हो गया, माइंड इज द राइट वर्ड, माइंड इज टेकिंग दैट डिसीजन। तो माइंड मान लो जैसे डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी में वो काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? मान लो माइंड, तुम्हारा हेल्थ मेंटेन रखना है, तो माइंड ने एक गोल सेट किया कि तुमको रोज 10,000 स्टेप चलने हैं, तो उसके बाद तुम उस हिसाब से 10,000 स्टेप चलोगे, अगर तो हेल्दी रहोगे, नहीं चलोगे तो फिर शायद नहीं हो सकता है। तुम्हारे बॉडी के विद इन एक इम्यून सिस्टम होता है ना, वो जो इम्यून सिस्टम है क्या करता है, जर्म्स को, वायरसेस को, उसको फाइट करता है ताकि तुम बीमार मत करो। तो ये इंटीग्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो लॉ और रिलीजन हो गए, ये वो तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम की तरह हो गया। अगर ये खाना हुआ, अगर ये सॉरी अगर पॉलिटिकल सिस्टम माइंड हुआ, तो लॉ, रिलीजन, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम की तरह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हारी बॉडी स्टेबल रहे, है ना, तुमने एक दिन काम किया, बहुत मेहनत किया, बट उसके बाद तुम्हारी बॉडी रिकवर कर जाए ताकि तुम अगले दिन फिर अच्छे से काम कर सको। उसके लिए तुम्हारी बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नींद की भी तो जरूरत पड़ेगी, ताकि अगले दिन सिमिलर तरीके से तुम उठो और लड़ो। पैटर्न मेंटेनेंस, बॉडी में कोई टेंशन है तो थोड़ा सो गए, आराम कर लिए, पेन कम हो गया। वो काम फिड्यूशियरी इंस्टीट्यूशंस करते हैं, एजुकेशन एंड फैमिली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, टालकट पार्सन तो एक ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहा था, तो जब वो सोशल सिस्टम की थ्योरी बनाता है तो उसको फिर इंटीग्रेट करता है पैटर्न वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से। अब पैटर्न वेरिएबल्स क्या है, तो टालकट पार्सन के नजरिए में पैटर्न वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा वर्क है उनका जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल्स के एक्शंस को, रिलेशनशिप को और इंटरैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप सोसाइटी का भी नेचर जान सकते हो, है ना, सोसाइटी या सोशल सिस्टम का नेचर भी जान सकते हो। क्लियर? अब टालकट पार्सन क्या कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल को एक्ट करना है किसी सिचुएशन में, तो ही हैज टू मेक चॉइसेस बिटवीन टू डाइकोटमस चॉइसेस। तो या तो पैटर्न वेरिएबल, किसी एक सिचुएशन में जब आप प्लेस्ड हो, आपको एक्ट करना है, कैसे एक्ट करें उसके लिए डिसीजन लेना है, तो उससे पहले या तो आप पैटर्न वेरिएबल ए वाले एलिमेंट से अलाइन होकर एक्ट करोगे, या तो पैटर्न वेरिएबल बी वाले एलिमेंट से अलाइन होकर एक्ट करोगे। तो वो बोलेगा या तो आदमी इमोशनली एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं अफेक्टिविटी, या तो इमोशनली न्यूट्रल होकर एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। जैसे कि मैं मान लो टीचर हूं, ठीक है,
मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं क्लास में, वो दे आर नॉट फोकस्ड एंड दे आर नॉट कंसिस्टेंट। किसी दिन आया कोई बच्चा कि सर ये वाला चीज बता दीजिए, हम बोलेंगे इसके पहले वाला क्लास 3 दिन एब्सेंट क्यों थे, बहाना मारा, हम फिर भी बता दिए। 2-3 दिन के बाद फिर देखे मतलब इनकंसिस्टेंट है, डेडिकेशन की कमी है, फोकस नहीं है, तो अगली बार चमका दिए उसको। ठीक है, तो अब जब चमकाएंगे हम उसको, तो हमको पता है, मान लो वो स्टूडेंट पता चला मेरा भाई है, लेकिन हम फिर भी उसको चमका रहे हैं, क्योंकि मुझे उसको डिसिप्लिन करना जरूरी है। आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन कई दफा आपकी माँ ऐसे सिचुएशन पे प्लेस्ड होती होगी कि जहां पे आपकी माँ आपको डांटती होंगी, आपको चमकाती होंगी, उस वक्त में वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी के साथ एक्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो अफेक्टिविटी के साथ एक्ट करती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी याद है? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में वो एक सीन है ना, जब डॉक्टर डीन बोमन ईरानी साहब का कैरेक्टर रूम में एंटर करता है, बोलता है कि भाई क्या तुम पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे, एक लड़की हाथ उठा के बोलती हूँ मैं उससे अपना पर्सनल रिलेशनशिप बना लूंगी, अपना परिवार का मेंबर उसको समझूंगी और उसके प्रकार से उसको ट्रीट करूंगी। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, हम एक डॉक्टर हैं, हमारी कमिटमेंट है कि उस बॉडी में जो भी एलियन एलिमेंट है जो कि उसको बीमार करके रखा है, उसको डिफीट करे, उसको हेल्दी करें। अगर तुम उसे अपना प्यार का रिश्ता बना लोगे तो तुम खुद नर्वस हो सकते हो, तुम ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे अपने अप्रोच में, तुम्हारा सर्जरी करने में हाथ कांपेगा। तो डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो जनरली आप देखोगे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी के साथ करता है एक्ट, मतलब कि इमोशनली न्यूट्रल होकर एक्ट करता है। तो किसी भी सिचुएशन में, या तो आप किसी सोसाइटी में प्लेस्ड है, तो या तो आप इमोशनली एक्ट करते हैं या तो आप इमोशनली न्यूट्रल होकर एक्ट करते हैं, राइट? उसी प्रकार से या तो किसी सिचुएशन में आप डिफ्यूज तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब आपका रोल जो होगा वो डिफ्यूजिव रोल होगा। डिफ्यूजिव रोल होने का मतलब क्या होगा कि एक ही पर्सन जो कि मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है। जैसे आपकी मदर, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपकी मदर नर्स बन जा रही है ना, शी गिव्स यू अमेजिंग केयर। जब आपके कपड़े गंदे रहती हैं तो आपकी मम्मी वॉशर वुमन बन जाती हैं, मेरी भी मम्मी बन जाती हैं। जब खाना खिलाना होता है तो आपकी मम्मी कुक भी बन जाती है, शेफ भी बन जाती है, कुछ टेस्टी खाना चाह रहे हो, देख लो मल्टीपल रोल्स है, प्ले करती है वाइल इंटरेक्टिंग विथ यू। उनका मल्टीपल रोल ओरिएंटेशन एंड रोल परफॉर्मेंसेस है टुवर्ड्स यू। तो मदर जब एक बच्चे की टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है, या फैमिली मेंबर जब एक बच्चे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वो डिफ्यूजिव होकर एक्ट करता है ना, उनके बीच का इंटरेक्शन जो होगा डिफ्यूज नेचर का है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कभी कभी वो टीचर भी बन जाती हैं जब बच्चों को होमवर्क करवाती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आप शॉपकीपर से जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, मान लो कोई रैंडम स्ट्रेंजर है, कोई स्ट्रेंजर शॉपकीपर है जिसके साथ आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तब फिर आप क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन डू यू थिंक यू विल बी डिफ्यूज्ड इन योर बिहेवियर, रोल परफॉर्मेंस और इंटरेक्शन? नहीं, when you act with a shopkeeper, when a shopkeeper acts towards you, the action orientation is of specific nature. तुम कस्टमर हो, तुम्हारे भी बिहेवियर में स्पेसिफिसिटी है, वो शॉपकीपर है उसके भी बिहेवियर में स्पेसिफिसिटी है। उसको धंधा करना है, जो भी सामान तुमको चाहिए तुम मांगे, वो तुमको सामान दिया, तुम पेमेंट किया, घर गए। समझ में आ रहा है? तो या तो तुम डिफ्यूजिव होकर एक्ट करते हो या तो तुम स्पेसिफिसिटी से एक्ट करते हो। देन पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। पार्टिकुलरिस्टिक होने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, पर्टिकुलरिस्टिक होने का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंशियली ट्रीट करें डिफरेंट लोगों को, मतलब कि हम स्पेसिफिक पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन रखें फॉर डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप और टू एक्ट, टू ड्राइव माई एक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा दोस्त बन गया है, तो जब मैं इसके साथ बात करता हूं या जब मैं इसके साथ इसके लिए कुछ एक्ट करता हूं, तो ये मान लो किसी पे चिल्ला रहा है ना, तो मैं इसको डांटता नहीं हूं, मैं इसकी बात को नजरअंदाज कर देता हूं। बट तुम एक्ट करते हो उसी तरीके से, तुम चिल्लाते हो किसी पे तो मैं तुमको डांट देता हूं। तो तुम दोनों के बिहेवियर को इवेल्युएट करने का मैंने अलग अलग पैमाना कर लिया। आई एम पर्टिकुलरिस्टिक इन माई एक्शन, I am evaluating him with different standards. I am evaluating him with different standards.
है ना. So particularism means having such value where people have differential evaluating standards for different people. ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो कानून राजा के लिए था या रॉयल फैमिलीज को इवेल्युएट के एक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए था, सेम कानून कॉमनर्स के लिए नहीं था. या ट्रेडिशनल कास्ट सोसाइटी में अपर कास्ट के लिए जो रूल्स या वैल्यूज अप्लाई होंगे वो लोअर कास्ट के लिए रूल्स एंड वैल्यूज अप्लाई नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है लोअर कास्ट के लिए. पर्टिकुलरिस्टिक सोसाइटी थी वो. ऑन द अदर हैंड यूनिवर्सलिज्म क्या हो गया? यूनिवर्सलिज्म हो गया जब हम सबको एक स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन से आकलन करें, सिमिलर पैरामीटर्स से हम सबको इवैल्यूएट करें. सो व्हेन वी आर यूनिवर्सलिस्टिक इन अप्रोच, दैट मीन्स we are striving for meritocratic society where everyone is judged and evaluated with same parameters. चाहे राजा का बेटा भी हो, अगर चाहे जज साहब बैठे हैं, है ना, और जज साहब का कोई बच्चा है जिसका केस आया है, उसमें उस केस को भी उसी यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड से सुनी जानी चाहिए. क्लियर? देन कम्स एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट. एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट. एस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पे हम किसी के टुवर्ड्स जब एक्ट करते हैं तो हमारे एक्शन का ओरिएंटेशन एंड इट्स नेचर वुड बी ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल्स और वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन्स, such attributes of that a particular person which that person would have acquired at birth. हम तुम्हारे रंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हम तुमसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम तुम्हारे जाति के बेसिस पे अगर डिसाइड करेंगे कि हम तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेंगे, है ना. समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे जाति से हम तुम्हारा मेरिट तय कर रहे हैं, हम तुम्हारे रंग या नस्ल से, रेस से हम तुम्हारा मेरिट तय करें. अरे कास्ट सोसाइटी में होता था कि जिस जाति में मेंबरशिप उसके हिसाब से तुम कौन सा ऑक्यूपेशन करोगे फिक्स्ड है. एस्क्रिप्टिव सोसाइटी थी, है ना. बर्थ के बेसिस पे सोशल पोजीशन, स्टेटस, रिवॉर्ड्स, रिस्ट्रिक्शन सब डिफाइन हो रहे थे, है ना. तो या तो आप एस्क्रिप्टिव होके समाज में एक्ट करते हो या तो आप अचीवमेंट देख के समाज में एक्ट करते हो. हम किसी की कॉपी को आज इवैल्यूएट करें तो तुम किसको ज्यादा सही मानोगे? तुम इस चीज को ज्यादा सही मानोगे कि मेरा जो इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है वो उस बेसिस पे कि तुमने आंसर कैसा लिखा है, या हम इस बेसिस पे जज करें कि तुम किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, कौन से रीजन के हो, कौन सा लैंग्वेज बोलते हो. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन. सो व्हेन अ सोसाइटी is shaped on basis of achievement value, when an individual acting towards other is acting on a basis oriented through achievement value, then वो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के लिए अगेन फ्रेमवर्क बना रहा है. समझ में आ रहा है? तो आप जब इंडिविजुअली कहीं किसी रिलेशनशिप में किसी दूसरे एक्टर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं तो आप भी इस डाइकोटोमस सिचुएशन में पड़ते हो कि हम एस्क्रिप्टिव बेसिस पे एक्ट करें या अचीवमेंट बेसिस पे एक्ट करें. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट कलेक्टिव ओरिएंटेशन, कि हमारा जब बिहेवियर है तो हम ग्रुप, हमारा एक्शन जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो ग्रुप को प्रायोरिटाइज करते हुए ओरिएंटेड हो, या फिर हमारा एक्शन और हमारा बिहेवियर जो है वो एक किसी हम जो इंडिविजुअल है हमारे इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ओरिएंटेड हो, है कि नहीं है. सो कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन या कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म. ये जो पैटर्न वेरिएबल, और मैंने आपको एक और बात बोला ना कि पैटर्न वेरिएबल्स के बेसिस पे टालकट पार्सन सोसाइटी के टाइप्स भी बता देते हैं. तो जो पैटर्न वेरिएबल ए है, ये बोलते हैं पैटर्न वेरिएबल ए के जो फीचर्स हैं ये ट्रेडिशनल सोसाइटी का फीचर है, और पैटर्न वेरिएबल बी का जो फीचर्स है वो मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है. और इसके बेसिस में वो चार टाइप के सोशल सिस्टम, चार टाइप के सोसाइटी बताते हैं. पहला जो वो बोलते हैं, पहला टाइप का सोशल सिस्टम, पहला टाइप का जो सोसाइटी वो बताते हैं, दैट इज यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट टाइप, जिसका वो एग्जांपल देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दूसरा जो सोशल सिस्टम, दूसरा टाइप ऑफ सोशल सिस्टम बताते हैं, दैट इज यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्टिव टाइप, है ना. यूनिवर्सलिस्टिक है लेकिन एट द सेम टाइम एस्क्रिप्टिव है. इसका एग्जांपल वो देते हैं नाजी जर्मनी का. क्लियर. इसके अलावा देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम, जो ये टू अदर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी जो कि वो बताते हैं. एक वो बताते हैं पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट टाइप, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइना की बात करते हैं वो. और एक वो बताते हैं पर्टिकुलरिस्टिक, सॉरी माय बैड, एक वो बताते हैं पर्टिकुलरिस्टिक
अचीवमेंट टाइप, ये जो पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट टाइप है, इसका एग्जांपल है एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। एंड लास्ट जो वो बताते हैं दैट इज पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव टाइप। ये जो पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव टाइप्स है, इसका एग्जांपल है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, कास्ट बेस्ड इंडियन सोसाइटी, है ना। तो इस प्रकार से वो देखो चार टाइप का ये पैटर्न वेरिएबल्स के बेसिस पे चार पैटर्न वो आइडेंटिफाई कर लिए सोसाइटी का, और उसके बेसिस पे सोसाइटी को भी क्लासिफाई और कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देख रहे हो एक ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसके थ्रू सोसाइटी, अलग अलग एक्शंस, इन सबको वो समझ ले रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो बात करते हैं कि समाज में ऑर्डर मेंटेन कैसे होता है ना। तो जब हम समाज में ऑर्डर मेंटेनेंस देखते हैं तो टालकट पार्सन्स का क्या कहना है? टालकट पार्सन का कहना है कि समाज में ऑर्डर मेंटेनेंस कैसे होता है, मतलब वो बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इक्विलिब्रियम शब्द यूज करते हैं, है ना। तो बोलेंगे कि सोसाइटी का सेल्फ करेक्टिव बैलेंस है, सेल्फ करेक्टिव इक्विलिब्रियम है। तो वो जब सोशल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो पार्सन ही बिलीव्ड दैट सोसाइटी नेचुरली वांट्स टू बी इन बैलेंस, naturally wants to be in stable situation. Society's inherent character is that it wants to be in stable form. समझ में आ रहा है? And if something goes wrong, then society के अंदर functional mechanism है, वो according to that exigency adjust करेगी, but at the same time it will maintain, not lose its stability, it will try to maintain its स्टेबिलिटी। तो समाज में सोशल चेंज हो रहा है, उसके बावजूद समाज में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इस फेनोमेना को वो क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को वो बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम। इस फेनोमेना को वो क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को वो बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम। सोसाइटी इज चेंजिंग, एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड व्हाइल विदाउट लूजिंग इट्स बैलेंस और इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पैंडेमिक हुआ तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम एडजस्टमेंट किए, एजुकेशनल सिस्टम एडजस्टमेंट किए, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, है ना, ताकि सोसाइटी अपना ऑर्डर मेंटेन रखे, काम चलता रहा उस हिसाब से। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक एसीज होते हैं ना, इफ द रूम गेट्स टू हॉट तो एसी किक्स इन, अपने आप एसी ऑन हो जाता है, रूम को फिर कूल करेगा एंड ऑल दैट। एक बार रूम का टेम्परेचर स्टेबल हो गया, मान लो 24 डिग्री पे सेट किए थे तो हो गया, तो उसके बाद एसी फिर से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि एनर्जी सेव किया जा सके, है ना। तो टालकट पार्सन कह रहे हैं कि सोसाइटी ऑल्सो डज द सेम। जैसे कि ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन्स, है ना, आवर सोशल सिस्टम, आवर सोसाइटी वाज डिस्टर्ब्ड, but society adjusted according to the pandemic. Work became work from home, schools, education system online classes हो गया, and we found a new balance in society. अभी फिर से एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, तो अभी उसके हिसाब से फिर से एडजस्टमेंट सोसाइटी को बनाने हैं, और अगर वो एडजस्टमेंट सक्सेसफुली कर ली तो सोसाइटी वो अपना बैलेंस जो है मेंटेन करेगी, और कुछ चेंजेस भले ही सोसाइटी में होते रहे। तो चेंज होते हुए देखते हैं, बट एट द सेम टाइम बैलेंस मेंटेनेंस समाज में देखते हैं। और ये होने के लिए एक और प्रोसेस बहुत जरूरी है, सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स इज द प्रोसेस थ्रू विच कल्चरल वैल्यूज, है ना, और नॉलेज अबाउट कल्चर इज इंस्टिल्ड इन अस, एज सिंपल एज दैट। सोशलाइजेशन प्रोसेस से हम लोगों की, हम ह्यूमन बीइंग्स की प्रोग्रामिंग होती है। सोशलाइजेशन को प्रोग्रामिंग की तरह समझो, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच सोसाइटी डाउनलोड्स इट्स रूल्स इनटू योर हेड। हम लोगों के दिमाग में समाज के जो रूल्स हैं वो डाउनलोड होते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। क्यों समाज का रूल, समाज का एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में डाउनलोड होना क्यों जरूरी है? ताकि हम ह्यूमन बीइंग्स इन फैक्ट्स को समाज के जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको अगर हम इंटरनलाइज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? हम समाज में उस प्रकार से एक्ट कर पाएंगे जैसा समाज हमसे चाहता है। देन वी इंडिविजुअल विल वांट टू डू, और वी वुड वांट टू एक्ट इन अ मैनर दैट सोसाइटी वुड वांट अस टू एक्ट इन अ मैनर। इससे सोसाइटी में क्या होगा? स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना, ऑर्डर का मेंटेनेंस होता रहेगा। क्लियर? मान लो देयर इज एन आर्मी ऑफिसर. Army officer is not just giving orders to his battalion.
army officer is also training his soldiers, and they'll train his soldiers so deeply that soldier wants to protect the country. इन सोशलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये परफॉर्म करते हैं. और भी जगह सोशलाइजेशन होता है, आज तो वर्क प्लेस में भी सोशलाइजेशन होता है. तो वर्क प्लेस में जब सोशलाइजेशन होता है तो जो भी हमारा लेबर कमिटमेंट होता है, जो भी वर्क स्पेस का एक्सपेक्टेशन होता है, हम वर्क स्पेस में उसको इंटरनलाइज करते हैं. समझ में आ रहा है? जैसे कि पेरेंट्स टीचिंग अ चाइल्ड कि कोई भी बड़े दिखे तो उनको नमस्ते करो, ग्रीट करो हाथ जोड़ के, एल्डर्स को, राइट. इवेंचुअली over the period of time child starts doing it automatically. कहीं भी एल्डरली को देखा तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ऐसे करके चाइल्ड बोल रहा है. तो क्या हुआ है कि फैमिली के थ्रू, पेरेंट्स के टीचिंग के थ्रू सोसाइटी ने सक्सेसफुली सोसाइटी का एक रूल कि रेस्पेक्ट द एल्डर्स है ना, ये आपके दिमाग में डाउनलोड करवा दिया. आप जब दिमाग में डाउनलोड करवा दिया तो आपने उस डाउनलोड फाइल को इंटरनलाइज कर लिया और उसके हिसाब से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप एक्ट करने लगे. तो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन्ड रहा. यही है टालकट पार्सन का पूरा ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यही है उसका वर्क. अब क्लासेस में जब हम लोग जाएंगे इसी चीज को डिटेल में देखेंगे. ये तो मैं आपको एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क, एक ओवरव्यू दे रहा था. ठीक है, आई होप आई एम एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू. कूल, फेयर इनफ.